आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है और उसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथ साथ करते हुए जाएंगे और लेखक परिचय और इस निबंध को बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे देखिए, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वार्ड में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधि वेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। देखिए सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे और चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रमुख कितने व्यक्ति रहे? तो 3 रहे थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका अहम है और एक निष्ठ समर्पण के कारण हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हुआ था। कब? दिल्ली में 1956 ईस्वी में। अब आगे देखिए, बाबा साहब की अनेक पुस्तिका लिखी थी। देखिए उनकी प्रमुख कहानियाँ, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा भीमराव अम्बेडकर। और ये भी प्रश्न पूछा गया, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये पूछा गया था कहाँ पर जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ये भी एग्जाम में। देखिए ये रचना भी याद करते चलिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये भी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। एनिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आगे देखिए, यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट के ललित सिंह यादव द्वारा किए गए प्रस्तुत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का विच्छेद से कंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये जो बोल रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? एनिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। ये भी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? ललित सिंह यादव। आगे देखिए, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नरसंगिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभरता विधि वैधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। चलिए अब पढ़ते हैं इस निबंध को, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। हम लेखक परिचय बताएं पूरा। अब चलिए पढ़ते हैं। जब विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषक कमी नहीं है। लेखक बोल रहे हैं विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज
कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। बोल रहे हैं श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों से अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अब आगे देखिए, जाति प्रथा का यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले वह उसमें पारंगत हो यानी कि तेज हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है? भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावनाओं से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की अस्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कौन? जाति प्रथा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यह भी एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है। आदर्श समाज क्या है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं? भातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवास, संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ही वास्तविक रूप, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते थे उस टाइप के हम क्वेश्चन बताए, और इस चैप्टर 1 को बढ़िया से पढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।